मित्रों नमः संस्कृताय। उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास के माध्यम से हम स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत की प्रैक्टिस सीरीज। टोटल 25 वीडियो आपको मिलेंगे, जिसमें हर वीडियो में 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और ये क्लास यूपी टेट पेपर 1, पेपर 2, साथ ही साथ जो भी लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल होगी, क्योंकि सुपर टेट में 10 क्वेश्चन आपको संस्कृत से हल करने ही करने हैं और टारगेट होना चाहिए कि 10 में 10 क्वेश्चन आपके सही हो, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और बताते चलें। संस्कृत में जो यूपी टेट का सिलेबस है उसके हिसाब से लगभग 3 से 4 प्रश्न पेडागोजी के भी आते हैं और 3 से 4 प्रश्न आपको साहित्य से मिलेंगे। एक प्रश्न 100% संख्या से मिलेगा। संख्या वाला वीडियो हमने अपलोड कर दिया, जा करके देखिएगा। एक प्रश्न सगे संबंधियों के नाम और लगभग 15 से 18 क्वेश्चन जो होते हैं व्याकरण से होते हैं, जिसमें पर्यायवाची उपसर्ग प्रत्यय भी पूछा जा सकता है और जितनी भी चीज़ें हैं धातु रूप है वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव किसकी रचना है, ये प्रश्न ये जानना चाह रहा है। विकल्प में है भारवी, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी। क्वेश्चन नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो ये किसकी रचना है, महाकवि भारव की रचना है। एक और इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। प्रश्न बनता है किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, तो महाकवि भारव की रचना है। कालिदास की रचनाओं की जब हम बात करते हैं, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, तो इनकी एक प्रमुख रचना है महाकाव्य, जिसको कहते हैं रघुवंशम। इसके अलावा इनके कुछ नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा महाकाव्य, जैसा कि हमने आपको बताया, रघुवंशम इनका एक महाकाव्य है और एक आप पढ़ते हैं कुमार संभव, ये भी कालिदास की ही रचना है। मेघदूतम और ऋतुसंहारम भी कालिदास की ही रचना है। बाणभट्ट की जब हम बात करते हैं तो बाणभट्ट के बारे में आप पढ़ते हैं कि एक रचना है कादम्बरी। तो आपसे प्रश्न बनता है कि कादम्बरी के लेखक कौन है, तो महाकवि बाणभट्ट जो है ये कादम्बरी के लेखक हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दंडी। तो दंडी की रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो एक प्रमुख कह सकते हैं, एक प्रसिद्ध रचना है इनकी, जिसको कहते हैं 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है, दंडी की है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। अभिता के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, षष्ठी, पंचमी, द्वितीया, चतुर्थी। अभिता हो या फिर हो परिता। अभिता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अभिता का मतलब होता है दोनों ओर। जैसे कहा जाए कि गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं तो क्या कहा जाएगा, बताइए। ग्रामम अभिता वृक्षाः सन्ति, यानी दोनों ओर जहां पर होगा वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, तो ध्यान रखिएगा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अभिता के योग में द्वितीया विभक्ति प्रयोग की जाएगी। एक और इसी तरीके से प्रश्न बनता है परितः। परितः का मतलब होता है चारों ओर, है ना। तो अभितः परितः योगे विभक्ति भवति। ऐसे भी प्रश्न बनता है कि अभितः परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीया होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उक्त अंश के वक्ता कौन है, अर्जुन, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर या फिर तुलसीदास। तो ये तो काफ़ी पॉपुलर है, जगह जगह आपने कैलेंडर पे भी लिखा हुआ कहीं ना कहीं देखा होगा। बात करते हैं ये किसके द्वारा, मतलब ये जो भाव है ये किसका है, इस अंश के वक्ता कौन है, तो श्री कृष्ण जी हैं। यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ये श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा गया है और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के 7वां श्लोक है। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें कहा जाता है कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। पूरा श्लोक इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको आनंद आएगा और यहाँ पर श्री कृष्ण जी का ही ये कथन है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। पूछा जा रहा है गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है। देखिए, गत्यात्मक धातुओं का मतलब है ऐसी धातुएं जिससे लगे कि गति हो रही हो, कुछ कार्य हो रहा हो, गति हो रही हो, तो उसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, चौथे प्रश्न में आप कहेंगे द्वितीया यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, हमने आपको बताया। इसके लिए एक पंक्ति भी कही जाती है, कह सकते हैं सूत्र है, गत्यर्थ कर्माणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टामान ध्वन। यानी जब भी कहा जाए कि वह गांव जाता है, तो जा रहा है यानी गति हो रही है, तो क्या कहा जाएगा, सह ग्रामम गच्छति। ठीक है, सह ग्रामम गच्छति। मोस्टली जो है द्वितीया का ही प्रयोग होता है, लेकिन जो हमने आपको चतुर्थी बताया, जब कहा जाए कि वह गांव के लिए जाता है, गांव जाता है और गांव के लिए जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में।
लेकिन ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे, जब आपसे कहा जाए कि वह गांव के लिए जाता है तो सह ग्रामाय गच्छति हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ग्रामाय होगा तो वहाँ पर आप चतुर्थी लगाएंगे, हालांकि यहाँ पर चतुर्थी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा डायरेक्टली कि गत्यात्मक धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पावकः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पावकः हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पौ धन अका। सूत्र हमारा क्या कहता है? एचो अयवयावह, ये सूत्र है हमारा। संधि की बात करें तो अयादि स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। औ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो औ का क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। जैसे पौ में औ की दो मात्रा ये लगी हुई है और इसके बाद असमान स्वर यानी छोटा आ गया तो ये मिल करके क्या हो गया? आव हो गया, यानी पौ का पाव हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर संधि हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा सी के साथ। राम गच्छति का भाववाच्य क्या होगा? राम गच्छति का भाववाच्य, देखिए जब आप पढ़ते हैं इंग्लिश में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज तो उसी तरीके से यहाँ पर रामः है ना, रामः गच्छति या फिर राम गच्छति, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। रामः गच्छति जो है ये एक अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है और इसका जब आप वाच्य परिवर्तन करेंगे तो जो कर्ता है, कर्ता जो है आपका क्या है? राम है और ये प्रथमा विभक्ति से बदल करके ये तृतीया हो जाएगा और राम का तृतीया हो जाता है रामेण। रामेण यहाँ भी है, रामेण यहाँ भी है। बात करें अगर हम क्रिया की, जो कि दिया है गच्छति है ना, भाववाच्य में क्या होगा? भाववाच्य में आपको बदलना है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। तो प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया गच्छति के संदर्भ में आपका क्या उत्तर हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा रामेण गम्यते है ना। राम गच्छति का भाववाच्य क्या होगा? रामेण गम्यते। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता और जहाँ क्रिया की प्रधानता होती है वहाँ पर भाववाच्य कहलाता है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूतम क्या है? क्या ये नाटक है, महाकाव्य है, आख्यायिका है, गीत काव्य है? क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एक गीत काव्य है, इसको खंड काव्य भी कहा जाता है। जिस तरीके से ऋतु संहारम भी एक प्रकार का खंड काव्य या गीत काव्य है। नाटकों की अगर हम बात करें तो इनका एक प्रसिद्ध नाटक है, आप पढ़ते हैं, आपसे प्रश्न बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है या किसका नाटक है, या मालविकाग्निमित्रम किसका है? तो इन्हीं का है, कालिदास जी का है। रघुवंशम एक महाकाव्य है जो कि कालिदास की ही प्रसिद्ध रचना है। किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो प्रत्याहारों की जब हम बात करते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो हमने क्लास बना रखी है, आप देखिएगा। प्रत्याहार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप कहते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, संस्कृत में कितने प्रत्याहार हैं? क्या 42 हैं या फिर 44 हैं? सभी लोग आंसर करिए, कितने प्रत्याहार हैं? वीडियो रोकिए और कमेंट में लिखिए कि संस्कृत में कितने प्रत्याहार हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में कहना, है ना, शॉर्ट में कहना। तो 42 प्रत्याहार हैं, ठीक है, 42 प्रत्याहार हैं। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 44 नहीं है भाई, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है, ठीक है। अब यहाँ पर सभी स्वर जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। तो 9 स्वर हैं संस्कृत में, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, ओ। ये अच के अंतर्गत आते हैं, ना कि अल के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। कालिदास विरचित नाटक नहीं है, यानी कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 9। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, स्वप्न वासवदत्तनम है, विक्रमोर्वशीयम है, वर्षीयम। इसके बारे में तो हमने आपको बताया, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की ही है। स्वप्न वासवदत्तम ये जो है कालिदास की नहीं है। अब है किसकी है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, स्वप्न वासवदत्तम जो है ये महाकवि भास की रचना है और ये एक नाटक है, ये 6 अंकों पर आधारित है। तो प्रश्न संख्या 9 में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये किसकी है? महाकवि भास का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। लकार से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार। टोटल लकारों की जब हम बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? लकारों की संख्या 10 होती है। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। बात करें अगर हम प्रेजेंट टेंस जिसको आप कहते हैं लट लकार, लट लकार जो पहले ऑप्शन में दिया गया है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? वर्तमान।
है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर लोट लकार, तो लोट लकार और लंग लकार यानी पास्ट टेंस हो गया, विदलिंग मतलब हो गया चाहिए के अर्थ में। इस तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भविष्य काल, तो भविष्य काल को संस्कृत में हम कहते हैं लिट, ठीक है, लिट लकार यानी भविष्य काल कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 10 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि अहम गमिष्यामि यानी मैं जाऊंगा, तो ये क्या है, लिट लकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि भविष्यत काल की यहाँ पर बात कही जा रही है कि भविष्य में मैं जाऊंगा। लट लकार यानी वर्तमान साल, वर्तमान कह सकते हैं कि वर्तमान काल है ये। जैसे बालक पढ़ता है तो क्या कहेंगे, बालकः पठत, यानी ये काम वर्तमान में हो रहा है। लोट लकार यानी आज्ञा या अनुमति के संदर्भ में लोट लकार होता है। जैसे कहा जाए कि तुम पठ यानी तुम पढ़ो, ये एक आदेश दिया गया है। फिर एक होता है विधिलिंग लकार जो होता है चाहिए के अर्थ में, ठीक है, जैसे सह पठेत यानी उसे पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर है 11, सा पादेन खज्जह अस्ति। इस वाक्य में पादेन पद में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र क्या होगा। पादेन मतलब पैर से, ठीक है, सह पादेन खज्जह अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। लंगड़ा मतलब विकृत है, उसका पैर विकृत है। तो ऐसी स्थिति में पैर से लंगड़ा हो या किसी भी अंग का कोई विकार हो, कोई भी दोष युक्त अंग हो, तो वहां पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा पाद में विकार होने के कारण तृतीया विभक्ति होकर के, ठीक है, पादेन हो गया है ये। और इसका सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो सूत्र में आप ध्यान रखिएगा विकार, वैसे भी हमने आपको बता दिया कि किसी भी प्रकार का जब विकार हो तो येनांग विकार सूत्र का प्रयोग होता है। जैसे कहा जाए सह कर्णेन बधिरः अस्ति यानी वह कान से बहरा है, तो इस वाक्य में येनांग विकार सूत्र से प्रयोग हुआ। जैसे कहा जाए कि रमेश नेत्र से कान्हा है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता, तो रमेश नेत्रेण काणः अस्ति, ठीक है, यानी सूत्र क्या होगा, येनांग विकारः। अगला प्रश्न है सफरी शब्द, सफरी जो पद है इसका पर्यायवाची किसका है। शत्रु का पर्यायवाची है, मीन का है, समुद्र का है, शंभु का है। प्रश्न संख्या 12, सफरी होता है मछली का, और मछली को हम मीन भी कहते हैं। समुद्र के पर्यायवाचियों की अगर बात करें तो समुद्रा, सिंधुआ, जलनिधि, रत्नाकरा, पारावारा, वारिधि, अपूपारा, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। श्रव्य अधिगम सामग्री कौन सी है जिसको आप सिर्फ सुन सकते हैं। टेलीविजन श्रव्य दृश्य दोनों है, ये दृश्य है, ये श्रव्य दृश्य दोनों है, लेकिन टेप रिकॉर्डर जो है इससे आप सिर्फ सुन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका पहला सही हो जाएगा, अर्थात वह ध्वनि जो कानों द्वारा सुनाई देती है, जिसके माध्यम से सुनाई देती है, वो श्रव्य अधिगम सामग्री कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, हल संधि किसे कहते हैं। हल संधि, देखिए हमने आपको क्या बताया, स्वर को हम अच भी कहते हैं, और इसी तरीके से जो व्यंजन संधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि को हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15, भानुना में विभक्ति कौन सी है। शब्द रूप से ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भानुना, जिस प्रकार से आप राम के रूप पढ़ते हैं, राम है, हरि है, भानु है, इन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो तृतीया विभक्ति है, उकारांत पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति एक वचन का ये रूप है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। इस तरीके से आप भानु शब्द के रूप याद कर सकते हैं। सबसे पहले एक वचन वाले सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है, प्रथमा द्वितीया, भानु, भानुम, भानुना, यही तो था, भानुना। या फिर अगर आपको ऐसे याद करने में इजी हो, बहुत सारे लोग इस तरीके से एक सीक्वेंस में याद करते हैं और कुछ लोग एक एक करके ऐसे याद कर लेते हैं। भानु हूँ, भानु हूँ, भानवः, भानुम, भानु, भानुन, भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। कोई भी यहाँ से इस समझ लीजिए इस एक स्लाइड से कम 30-40 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। भानु शब्द का प्रथमा एक वचन भानु, द्वितीया एक वचन भानुम, तृतीया एक वचन भानुना। तो यहाँ पर भानुना ही आपसे पूछा गया था, यानी ये तृतीया विभक्ति है और ये एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अद्य अहम पाठम न पठिष्यामि। वाक्य में अव्यय पद हैं। अव्यय पद होते क्या हैं आपको ये पता होना चाहिए। अव्यय वो पद होते हैं जिस पर किसी भी प्रकार का कह सकते हैं वचन, लिंग, रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही कहलाते हैं अव्यय। तो यहाँ पर क्या दे रखा है,
कहा जा रहा है अद्य अहम। अद्य का मतलब होता है आज, तो आज एक प्रकार का अव्यय है, ठीक है, और आज एक प्रकार का अव्यय है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ 16वें प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। जिन शब्दों के रूपों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किसके माध्यम से किया जाता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर है 17, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जब भी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है रामश्चिनोत पद का संधि विच्छेद क्या होगा? रामश्चिनोत क्वेश्चन नंबर है 18 और यहाँ पर एक सूत्र होता है श्चुह नाश्चुह। स्तोह श्चुह नाश्चुह ये एक व्यंजन संधि के अंतर्गत श्चुत्व संधि होती है। श्चुत्व संधि का ये उदाहरण है रामश्चिनोत, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में पहला विकल्प जो लोग बता रहे हैं उनका गलत है, यहाँ पर होगा रामस धन चिनोत। सूत्र हमारा इसका क्या कहता है कि जब सा या ता वर्ग, ठीक है, सा हो या ता वर्ग हो, जैसे ता था दा धा ना, उसके बाद सा या फिर चा वर्ग, है ना, चा वर्ग, तो सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा के स्थान पर शा, यानी ये वाला सा अगर है, ये वाला सा अगर है तो उसके स्थान पर ये वाला सा हो जाएगा, समझिएगा। और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है, चा छा जा जा इया, ठीक है। चा वर्ग था यहाँ पर, चिनोत था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? चा वर्ग के स्थान पर, समझिए, चिनोती है लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? चुनौती। सा हो गया, वो आधा कट गया। समझ रहे हैं इस सूत्र को? तो ये सूत्र आप ध्यान रखिएगा, तो चुह नाश चुह, यानी ता था दा धा ना के बाद सा या फिर चा वर्ग हो तो सा के स्थान पर सा ये वाला हो जाएगा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वां प्रश्न है दा धातु में त्वा प्रत्यय करने पर क्या हो जाएगा? दात्वा, दायित्वा, दत्वा, दायित्वा। जैसे गम धातु होती है और गम धातु में अगर हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है? गत्वा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, ठीक उसी तरीके से दा धातु में अगर त्वा प्रत्यय लगवाएंगे तो ये दत्वा हो जाएगा। किस प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा है कि अच में आ जाते हैं, अच में सभी स्वर आ जाते हैं और हल में सभी व्यंजन आ जाते हैं। इस व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं और माहेश्वर सूत्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अष्टाध्यायी ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण से, नाट्य शास्त्र से, अलंकार से या फिर काव्य शास्त्र से? क्वेश्चन नंबर 21 व्याकरण से संबंधित है। अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। अष्टाध्यायी जो है ये व्याकरण से संबंधित है। और यहाँ पर एक प्रश्न आपसे और बनता है कि इसमें कितने पाद हैं? इसमें कितने पाद हैं, ये भी आपसे प्रश्न बनता है। और ये भी प्रश्न बनता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो महर्षि पाणिनि जो है इसके लेखक हैं। 8 अध्याय वाला है, प्रत्येक अध्याय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कुल इसमें 32 पाद हैं, सूत्रों की संख्या लगभग 4000 है। अगला प्रश्न देखिएगा और इसका संबंध व्याकरण से है। किरात और अर्जुन के युद्ध का वर्णन किस अंक में है? किरात अर्जुनीयम आपने पढ़ा कि महाकवि की है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किरात और अर्जुन के युद्ध का वर्णन, किरात का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अभी हम आपको बताते हैं। पहले इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 किरात अर्जुनीयम महाकवि भारव की है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22 7वें अंक में है, ठीक है। इसका जो वर्णन है वो 7वें अंक में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपका आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है ना पादबो मूलन शक्ति रहा सिलोचय मूर्छन्ति मारुतस्य। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? किरात अर्जुनीयम से, रघुवंशम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरितम से। क्वेश्चन नंबर 23 ये जो श्लोक है किरात अर्जुनीयम से लिया गया है और इसमें कुंभोदर नाम का कह सकते हैं सिंह वक्ता है। जिस प्रकार हवा चलती है उसका प्रभाव
पेड़ और पौधों पर पड़ सकता है लेकिन पर्वतों पर नहीं। इसका ये मतलब हुआ न पादपोन्मूलन शक्तिरहं शिलोच्चय मूर्छन्ति मारुतस्य। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है आपसे पूछा गया तो किरातार्जुनीयम से लिया गया है। अब आपसे हमारा एक सवाल है, इस वीडियो में हमने 3 बार आपको बताया कि किरातार्जुनीयम किसकी है। अब आपका ये कह सकते हैं उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, जो भी आप समझिए। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिखेंगे किरातार्जुनीयम किसकी रचना है। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा, एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। एक बात और आप लोग कह सकते हैं कितना आसान पेपर नहीं आता है। सारे क्वेश्चन आसान नहीं मिलते पेपर में, सारे क्वेश्चन कठिन नहीं मिलते, इसलिए हर तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में आपको कराए जाते हैं। एक ही प्रैक्टिस में सारे कठिन क्वेश्चन नहीं हो सकते, हो सकता है जो चीज़ आपके लिए आसान हो किसी और के लिए वही कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 24 सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी का वर्ण का यहाँ पर उच्चारण स्थान कंठ से होगा, जिसका ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग से, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, इससे स्पर्श करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अकुह विसर्जनीय यानी आ और का वर्ग का खा गा गा, इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ से होता है। पठाम पठ धातु का रूप होता है। पठाम जो है ये कहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए रूप चलते हैं। जब आप पठ धातु के रूप पढ़ते हैं तो वर्तमान काल में स्टार्टिंग होती है, लट लकार को हम कहते हैं वर्तमान काल। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठति, पठामि पठाओ पठामा। आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर, पठामह। पठामह यहाँ पर कहाँ पर है, ये देखिए बहुवचन है, क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन। लकार कौन सा है, लट लकार है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, उत्तम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन सब में है, लेकिन लकार कौन सा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अष्टाविंशत शब्द का अर्थ क्या होगा, 18, 28, 38, 48। क्वेश्चन नंबर 26, संस्कृत भाषा में अष्टाविंशत यानी 20 और 8 28। हमने आपको संख्या वाला पूरा वीडियो बना रखा है, यहाँ पर देखिएगा, उसका हम लिंक लगा देंगे आई बटन में, यहाँ पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा। 26वें प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो 28 हो जाएगा, विंशत मतलब 20 और 8 जोड़ दीजिए तो ये 20 और 8 28 हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका उत्तर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये भी आपसे प्रश्न बनता है कि इसमें कितने सूत्र हैं, कितने मंडल हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र भी इसी वेद से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, पंचवटी में कौन सा समास होगा, पंचवटी में कौन सा समास होगा। प्रश्न संख्या 28, जहां पर भी संख्यावाचक दिया हो वहां पर कौन सा समास होता है, तो आप जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, यहाँ पर जो है द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कादम्बरी कथा का नायक कौन है, देखिए इसकी भी चर्चा हमने इसी क्लास में की है कि कादम्बरी बाणभट्ट की आत्मकथा है, और यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि कादम्बरी जो है इसका नायक कौन है। नायक और नायिका दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक उपन्यास है जिसके रचयिता महाकवि बाणभट्ट हैं, और ये एक प्रकार की कह सकते हैं प्रेम कहानी है। बाणभट्ट के निधन के कारण उनके पुत्र जो हैं, जिनका नाम था भूषण भट्ट था जहाँ तक नाम है ना, उन्होंने इसको पूरा किया था, और पुनर्जन्म की भी कथा है इसमें। नायक और नायिका की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रापीठ, ठीक है। चंद्रापीठ जो है इसका क्या है, नायक। अब आपसे पूछा जा सकता है इसकी नायिका कौन है, इसकी नायिका का नाम आपको बताना है। ऐसे भी प्रश्न आपसे बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा नायिका स्वयं कादम्बरी ही है, ठीक है। नायिका का नाम क्या है, कादम्बरी। राजकुमार का नाम क्या है, चंद्रापीठ, और ये बाणभट्ट की अंतिम रचना है जिसको उनके पुत्र ने पूरा किया था। शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 30, नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता कब होती है, जब हम कमजोरियों को पता करना होता है कि बच्चों को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पर समस्या आ रही है, उसके लिए यहाँ पर हम नैदानिक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी, ये लगभग 24 मिनट की क्लास हो चुकी है, और इसमें आपने 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस व्याख्या के साथ कर ली है। उम्मीद करते हैं आपने कुछ नया सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा।
इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।